Hello friends, welcome to my YouTube channel and let's get started with another video that is Life and Times of Johann Stuart Mill। इससे पहले हमने बेंथम को पढ़ा था और अब हम जेएस मिल को पढ़ने वाले, जो भी ये भी एक यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़र हैं और इसमें हम सिर्फ लाइफ और टाइम्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे, जबकि इससे बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें हम बात करेंगे उनके जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, वीमेंस के लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और उनकी यूटिलिटेरियनिज्म भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जोहन स्टुअर्ट मिल। मिल जो है वो लंदन में पैदा होते हैं 1806 में। उनके 8 बहन भाई होते हैं। जो इनके जो फादर हैं जेम्स मिल, उनको भी हम पॉलिटिकल साइंस में अलग से इनके ऊपर एक टॉपिक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके फादर जो हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी 1818 में। उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब उन्होंने ये बुक लिखी, उससे पहले इनकी फैमिली में फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे इनकी फैमिली, लेकिन जब इन्होंने ये बुक लिखते हैं उसके बाद इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इस बुक के ही लिखने के बाद इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो इंडिया में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, तो उसमें इनको जॉब मिल जाती 1823 में। लेकिन मिल की बात करें तो मिल ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था और हम उनकी पूरी लाइफ पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे लिखना और कब से कितनी एज में उन्होंने लिखना पढ़ना और अपनी कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो कैसे कब स्टार्ट किया। तो जेएस मिल भी जो है वो एग्ज़ामिनर बन जाते हैं उसी में ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, जहाँ पर उनके फादर भी ईस्ट इंडिया कंपनी में यही वाले एक मुकाम पर थे, यही वाला एक उनका भी जॉब था जो असिस्टेंट एग्ज़ामिनर का जॉब कर रहे थे। तो उनके बेटे जेएस मिल को भी यही जॉब मिला और अपनी रिटायरमेंट तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करते रहे। अब बात करते हैं हम जेएस मिल ने क्या किया कि जेएस मिल जो जेएस मिल के पापा हैं, जो मतलब जोहन स्टुअर्ट मिल, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया जेम्स मिल ने कि हम अपने बेटे को यानी कि जोहन स्टुअर्ट मिल को स्कूल नहीं भेजकर घर में ही पढ़ाएंगे। और उनका चाइल्डहुड जो है ना, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही मतलब कायोटिक कंडीशंस इनके चाइल्डहुड में रही हैं। यानी कि इनको टॉयज़ नहीं दिए जाते थे। जब बाकी बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे, उस टाइम पर जेएस मिल को हाथों में किताबें दी गई थी, और वो भी कौन सी, आप यकीन मानिए कि प्लेटो का डायलॉग आज तक भी बड़े बड़े स्कॉलर्स नहीं समझ पाते, तो वो बुक्स इनको दे दी गई थी। 4 साल की उम्र में उन्हें ग्रीक पढ़ना आ गया था, उन्होंने सीख लिया था, लिखना आ गया था, और 8 साल में वो लैटिन भी पढ़ना जान गए थे। और जब वो 10 साल के थे उन्होंने प्लेटो के डायलॉग, लॉजिक और हिस्ट्री पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, वो जानते थे ये सब चीज़ें। उसके बाद वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जियोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड हायर मैथमेटिक्स कर सकते थे। कौन सी एज में? जब वो 10 साल के थे। 10 साल के बच्चे एक इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और जब ये 14 साल के होते हैं तो एक बुक पब्लिश करते हैं इकोनॉमिक्स में। उस बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन्होंने 1820 में लिखी है। उसके बाद जेम्स मिल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स इनके हैं। पहले तो इन्होंने 20 जब इनकी एज थी, जब इन्होंने न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है ऑन लिबर्टी, जिसमें इन्होंने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। और इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन लिबर्टी एंड द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1859 एंड 1869, जिसमें इन्होंने वीमेंस के राइट और लिबर्टी की बात की है और उनके लिए लॉज बनाने की बात की है। उसके बाद हम बात करें अगर द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि इन्होंने 1861 में लिखी थी, उसमें ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। और मिल का एक फेमस कोट मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कहते हैं कि इन मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ गॉट सप्रेस्ड। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी उनका ये एक हाइपोथेसिस बहुत पुराना था, लेकिन आज जहाँ जहाँ पर भी मेजॉरिटीज़ हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जाता है। और वो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं, कौन सी बुक में, ऑन कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। उनका उसके बाद उनका ये इम्पोर्टेंट वर्क जो यूटिलिटेरियनिज़म है, ये उन्होंने 1863 में लिखा। ये एक पाम्फलेट था जिसमें वो बात करते हैं, जिसमें वो बेंथम के ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि प्लेजर और पेन सिर्फ क्वालिटेटिवली इक्वल नहीं होता, क्वांटिटेटिवली इक्वल नहीं होता, बल्कि क्वालिटेटिवली भी इक्वल हो, डिफ्रेंशिएट करता है। इनकी वर्डिंग इस तरह से थी कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, जबकि बेंथम क्वांटिटी को मोर इम्पॉर्टेंट कहते थे। हम यूटिलिटेरियनिज़म में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज़म को रिजेक्ट किया है, उनका यूटिलिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद अगर मिल की बात करें तो 1826 में, क्योंकि इनका चाइल्डहुड से ही इनके ऊपर इस तरह के इफ़ेक्ट्स रहे हैं, इनके इमोशंस को, इनके उस चीज़ पर एक्सपीरियंस कैसा ले रहे हैं ये लाइफ से, उस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं किया गया, तो उसकी वजह से इनको मेंटल क्राइसिस फेस करना पड़ा। उनको अपनी पूरी, इनकी ये कहा जाता है कि इनकी पूरी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से कुछ भी याद नहीं रहा था उन्हें। और ये रिकवर हुए थे जब इनकी रिकवरी का कारण था रोमांटिक पोइट्री ऑफ वुड्सवर्थ एंड कॉलरिज, भी एक पोइट हैं, उनकी पोइट्री से ये वापस रिकवर कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ हुआ उन्हें कि एजुकेशन इनकम्प्लीट है विदाउट इमोशंस एंड एथिकल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमंस इमोशनल हैं, एथिकल हैं और मॉरल हैं। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन में अगर ये सब चीज़ें नहीं तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब थे मिल के आइडियाज़। अब मिल में जेएस मिल जो हैं वो एक विमेन से मिलते हैं जिनका नाम है हैरियट टेलर। हैरियट टेलर के साथ में ही इन्होंने ओन लिबर्टी एंड द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, ये दोनों बुक्स लिखी हैं। और ये भी कहा गया है कि ये बुक्स इन्होंने उन्हीं को, द सब्जेक्शन ऑफ विमेन जो है उन्हीं को इन्होंने डेडिकेट की थी। तो होता ये है कि हैरियट टेलर को ये 1830 में मिलते हैं। हैरियट टेलर के साथ मिल को प्यार हो जाता है और वो उनके साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप में रहते हैं। 19 साल वो उनके साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं। और उनके बाद लेकिन हैरियट टेलर जो है वो अनमैरिड विमेन नहीं थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी। लेकिन 1849 में, 1830 से 1849 तक इनका रिलेशन रहता है। 1849 में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और 1851 में 2 साल बाद मिल की और हैरियट टेलर की शादी हो जाती है। और उसके बाद जितना टाइम तक हैरियट टेलर ज़िंदा रहती हैं ये दोनों साथ में रहते हैं। और मिल कहते हैं कि मेरी लाइफ इनकम्प्लीट थी हैरियट टेलर के बिना। इस सब के बाद मिल की डेथ होती है 1873 में इंग्लैंड में। तो ये था मिल के लाइफ एंड टाइम्स। इसके बाद हम मिल के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट्स की हो चुकी है। उसके बाद जो भी आप में से ये वीडियोस देख रहा है, अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।